आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो या बाकी और भी जो भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीए प्रोग्राम के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में राजस्थान ज्योग्राफी एक सेमेस्टर में दी जा रही है। और वैसे राजस्थान ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो आज नहीं तो कल आपको राजस्थान से रिलेटेड कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा। और उस राजस्थान के ऑलमोस्ट 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 हर एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी पूछी ही जाती है, राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल आते ही हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर जैसा सब्जेक्ट बन गया है अब राजस्थान के लोगों के लिए कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जैसे हर एग्ज़ाम के अंदर हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है ग्रामर, वैसे ही अब राजस्थान भी हो गई है। चाहे आप छोटे से छोटे फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम से स्टार्ट करिए और ऊपर से ऊपर आप हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर आरएस एग्ज़ाम तक देखेंगे तो हर जगह राजस्थान ज्योग्राफी का सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी आपके सेमेस्टर में ही आप इतनी अच्छी से डिटेल में पढ़ लीजिए कि आपको बाद में वापस इसको अलग से कोचिंग में फ़ीस लगा के या बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो वैसे तो थंबनेल में हमने स्नातक के बच्चों के लिए लिखा है, बट ध्यान रहे इसमें हमने कंप्लीट कवर करा है। मतलब अगर आप आरएस फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कोई पटवारी ग्राम सेवक रीट वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इस डिटेल लेवल की ज्योग्राफी पूछी जा सकती है। तो थंबनेल पे नहीं जाए। थंबनेल में वैसे सिर्फ स्नातक के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के जेएनयू वगैरह में जहाँ हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे पूछी जाती है। तो किसी के लिए भी है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीए वाले स्टूडेंट ही देखे, बाकी नहीं। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी लेवल की एजुकेशन आप ले रहे हो, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो आज सबसे पहले इंट्रो वाला पार्ट करेंगे हम, ठीक है। ये जो भी हम वीडियो या राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे ये अभी अपडेट डेटा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो 41 ज़िले हमारे बन चुके हैं, पहले 50 ज़िले हुए थे फिर वापस 41 ज़िले हुए। तो ये वाला जो हमारी क्लास होगी ये 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम नए डेटा के साथ में करेंगे, जितने नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनके हिसाब से जितना डेटा है पूरा लेटेस्ट उसी के अनुसार करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जगहों पे अभी भी आपको 50 के हिसाब से मिल रहे होंगे या फिर आपको पुराने 33 के हिसाब से मिल रहे हैं। हमने पूरा नया डेटा के साथ में इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी स्टूडेंट को या इंसान को राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति हुई कैसे हैं हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसको, ताकि आपको फिर आगे कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति में आप सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के पहले दो भाग थे, ठीक है। पृथ्वी जो पहले थी वो दो भागों में बटी हुई थी। अगर ये पृथ्वी है तो इसमें एक पूरा का पूरा महाद्वीपीय भाग था, तो मतलब एक था आपका कॉन्टिनेंट और दूसरा था आपका ओशियन, ठीक है। कॉन्टिनेंट भाग कितना था, तो कॉन्टिनेंट भाग था 29% और ओशियन वाला भाग कितना था 71%। जैसे आज भी आपको पता होगा कि ओशियन ज़्यादा है और ज़मीन कम है, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप का नाम था पैंजिया और महासागर का नाम था पैंथालासा। तो ये जो पूरा पानी आपको दिख रहा है आसपास में, ये सारा क्या था आपका पैंथालासा था। मतलब पूरे पानी को क्या बोला गया है, पैंथालासा, ठीक है। और जो पूरा का पूरा जमीनी भाग था, स्थल रूप था, इसे क्या बोला गया है आपके पैंजिया, ठीक है। वैसे हिंदी में थोड़ा सा इसको पैंजिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेंगे बोला जाता है बहुत बार। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखें, हिंदी में भी ध्यान रखें। पैंजिया के विस्थापन से ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ है। अब क्या हुआ था कि पहले पृथ्वी इस टाइप में थी, पूरा का पूरा ज़मीनी भाग एक साथ था और पानी चारों तरफ था। अब क्या हुआ कि ये जो ज़मीनी भाग था ये भी क्या करा, दो भागों के अंदर टूट गया इस तरीके से। अब जो उत्तर में गया ये बीच में क्या है अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के जो नॉर्थ में है उसे बोला गया है आपके अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण में चला गया इसे बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब इस अंगारा लैंड को बहुत बार लॉरेशिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप नाम ध्यान रखना, लॉरेशिया, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो नॉर्थ में जो था उसे क्या बोला गया, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा नाम उसका बहुत बार आपको लॉरेशिया भी देखने को मिलेगा। और जो दक्षिण में चला गया उसको क्या बोल दिया हमने, गोंडवाना लैंड।
अब उत्तर और दक्षिण में चला गया तो बीच में खाली जगह बच गई, खाली जगह को नाम क्या दिया गया, खाली जगह में जो एक सागर बन गया उसको नाम दिया गया टेथिस सागर, टेथिस सी। ठीक है। अब भाई ज़मीन थी पहले तो पूरी गोल थी, बीच में से टूट गई, बीच में से टूट गई तो बीच में जगह आ गई, तो जगह साइड में क्या था, पूरा पानी था, पैंथालासा था। इस पैंथालासा का पानी इस ज़मीन के बीच में भर गया, तो इसे हमने नाम दिया टेथिस सागर। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है। फिर एक विद्वान आया था एल्फ्रेड वैगनर। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी के अंदर आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में जिसे सीडीटी बोला जाता है। ठीक है। तो एल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, 1912 के टाइम में दिया था। ठीक है। इनसे पहले एक और बंदा आता है जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आई गेस 1909 में ऐसा कुछ दिया था। ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एल्फ्रेड वैगनर की। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भूगोल के अंदर। एल्फ्रेड वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पैंजिया कहा जाता था, सभी महासागरों को पैंथालासा। तो ये नाम किसने दिया था, पैंजिया और पैंथालासा, एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। अब इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे पैंजिया क्या है और पैंथालासा क्या है। वर्तमान में पैंजिया के दो भागों में विभाजित है, अंगारा लैंड उत्तरी भाग, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। जो अपन ने अभी देखा अंगारा लैंड या फिर जिसे लॉरेशिया बोला जाता है, गोंडवाना लैंड जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है उसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड क्या है, पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहा जाता है, ये देखो ये नाम आ गया लॉरेशिया, तो आप ध्यान रखिएगा। अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या है, लॉरेशिया। तो कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, अंगारा लैंड भी हो सकता है या लॉरेशिया भी हो सकता है। अब उदाहरण क्या है, अंगारा लैंड में आज की डेट में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका जो है वो आपका अंगारा लैंड का भाग है, यूरोप जो है वो आपके अंगारा लैंड का भाग है, उत्तरी एशिया, तो उत्तरी एशिया भी कौन सा है, अंगारा लैंड का भाग है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास करने के लिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, कोई ऐसा है नहीं कि जो जिसको मैं टाइपिंग वगैरह का काम दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा कुछ जगह मिस्टेक्स हो सकती है, तो मैं आपको बताता जाऊँगा साथ में, तो आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, कहने का क्या मतलब था कि भारत जो पूरा का पूरा भारत देखते हैं इस टाइप में, अगर हम भारत को बनाएं एक बार के लिए, तो ट्रांस हिमालय का जो भाग है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है। बाकी पूरा का पूरा भारत किस में आता है, गोंडवाना लैंड में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय ही सिर्फ और सिर्फ अंगारा। अगर आपसे ये सवाल पूछा भी जा सकता है, थोड़ा अच्छा भी सवाल है, कि क्या भारत में कोई ऐसी जगह है, ऐसा स्थल रूप है जो अंगारा लैंड का भाग हो, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना ट्रांस हिमालय। ठीक है। अब जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उन्हें शायद पता होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं ट्रांस हिमालय है क्या एक्चुअल में। जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं, तो हिमालय का जब विभाजन करते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय। ठीक है। फिर आता है आपका लेसर हिमालय, और फिर आता है आपके शिवालिक। हिमालय के ये तीन भाग हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो महान हिमालय, एक लघु हिमालय, और एक है आपका शिवालिक। ग्रेट हिमालय को बोला जाता है महान हिमालय, और दूसरा है आपका लघु हिमालय, और तीसरी आती है आपके, इसको शिवालिक ही बोला जाता है हिंदी में भी। इस ग्रेट हिमालय के भी अगर अपन नॉर्थ में जाएंगे तो एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसे नाम दिया जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे तो इस नाम के पीछे हिमालय आ रहा है, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हिमालय को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो आप तीन नाम ही लेंगे, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो फिर उसमें ट्रांस हिमालय भी आती है। ठीक है। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, कि अगर आपसे ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब इसमें मैंने हिमालय का तो नहीं पूछा है, मैंने कहा कि ओवरऑल भारत में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका नाम, आप क्या नाम देंगे, K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप नाम क्या देंगे, कंचनजंगा नाम देंगे, क्योंकि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की, मतलब ग्रेटर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित है, वो तो है कंचनजंगा।
अब मैंने इसमें हिमालय बोला है इसलिए आप कंचनजंगा बोल रहे हैं। अगर मैंने हिमालय नहीं बोला होता, मैंने ये कह दिया होता कि आप नॉर्मली बता दीजिए ओवरऑल, तब आपका नाम क्या था, केटू। और ये जो केटू है ये किसकी पहाड़ी है, ट्रांस हिमालय की पहाड़ी है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय वाला भाग कौन सा है, तो अगर हम इस प्रकार से कश्मीर को देखेंगे रफ डायग्राम में, तो ये वाला पूरा लेह वाला रीजन पूरा हो गया आपका इस तरीके से। तो ये वाला लेह वाला रीजन पूरा हो गया। लेह से भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में जाएंगे तो वो पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। फिर उसके नीचे इस तरीके से कि भाई अगर अपन देखें तो ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका लेसर हिमालय होगा, और ये हो गया आपका शिवालिक हो गया। ये शिवालिक, ये लेसर, ये ग्रेटर। और इसके नॉर्थ में आती है यहाँ पे ट्रांस हिमालय वाला भाग। तो ग्रेटर में तो कौन कौन से आ गए आपके, एवरेस्ट वगैरह जो भी महान आपने बड़ी बड़ी चोटियाँ सुनी है वो सारी की सारी किस में आती है, ग्रेटर हिमालयाज़ में आती है। लेसर हिमालयाज़ में क्या आती है, जो भी आपने टूरिस्ट स्पॉट सुने हैं हिमालयज़ में, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो सारे सारे लेसर हिमालयाज़ में। और शिवालिक में सबसे नीचे वाली चोटियाँ आ जाती है जो सबसे दक्षिण में होती है, ठीक है। आप में से अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट है तो उनमें से आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनमें कुछ जोन पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाला कौन सा जोन है, तो आपने सुना होगा। खैर आप वो सारे जोन मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, कि इनको अलग करने वाले कौन कौन से जोन हैं, ठीक है। तो एक मैं बता देता हूँ, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाला इंडो सांगपो सचर जोन है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऐसे और भी हैं आपके जो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करते हैं, और लेसर हिमालय और शिवालिक को अलग करते हैं। और ऐसा ही एक जोन आपके फॉल्ट एरिया जो है वो राजस्थान में भी देखने को मिलता है, जो आपके विंध्यन श्रृंखला और अरावली को अलग करता है। तो वो भी आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा ब्रांच है जो आपके अरावली और विंध्याचल को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये सारे जोन आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये आपको ट्रांस हिमालय वाला लॉजिक समझ में आ गया। अगर आपकी ज्योग्राफी नहीं है तब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। ट्रांस हिमालय ही भारत में एक मात्र ऐसा एरिया है या एक स्थलाकृति है जो अंगारा लैंड का भाग है। बाकी पूरा का पूरा भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखिए, तो ये तो हमने समझ लिया। हमने पूरा पढ़ लिया पैंजिया, ठीक है। अब पैंजिया के बाद में हम आते हैं गोंडवाना लैंड के ऊपर। गोंडवाना लैंड में क्या है, पैंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। पैंजिया का जो दक्षिणी भाग था उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत गोंडवाना लैंड में स्थित है। भारत का पूरा भाग 99% गोंडवाना लैंड में, एक सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय को छोड़ दें अगर अपन, तो वो किसका भाग है आपका, लॉरेशिया का, ठीक है। राजस्थान गोंडवाना लैंड में स्थित है, सीधी सी बात है। उदाहरण में कौन कौन से, तो गोंडवाना लैंड किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है, तो दक्षिण अमेरिका को मिला दीजिए, अफ्रीका को मिला दीजिए, दक्षिणी एशिया जिसमें भारत राजस्थान दोनों आ गए, ऑस्ट्रेलिया को मिला दीजिए, और अंटार्कटिका को मिला दीजिए, ठीक है। तो साउथ पोल पूरा का पूरा, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं आपके, ये सबको मिला दो तो क्या बन गया आपका, गोंडवाना लैंड बन गया। अब आता है टैथिस सागर। हमने एक बीच में बात करी थी कि जब पैंजिया दो भागों में टूट गया था, पैंजिया दो भागों में टूट गया था, तो उसके बीच में जो पानी भर गया था पैंथालासा से, तो उसने एक सागर का निर्माण करा था जिसका नाम है टैथिस सागर। टैथिस सागर क्या है, एक जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन भूसन्नति, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तब तो आपने ज़रूर भौतिक भूगोल के अंदर ये पढ़ा होगा। अगर आप नहीं हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन क्या होता है, काइंड ऑफ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी दो ज़मीन के बीच का जो गहरा भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, जियो सिंक्लाइन। जैसे इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कि जब हिमालय हिमालय को हम ऐसे देख लेते हैं, हिमालय इस तरीके से है और हिमालय जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से क्या शुरू होता है, हमारा गंगा का मैदान शुरू होता है, ठीक है, गंगा का मैदान। अब हिमालय और गंगा के मैदान में बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिल्कुल सीधी लाइन हो या ज़मीन बिल्कुल सीधी हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहाँ पे पुराने ज़माने में जब नया नया हिमालय उठा था, पहाड़ बना था, उस समय ये कौन सा काल था, तो टर्शरी काल था। ये भी ध्यान रखिएगा आप, टर्शरी काल में हिमालय का उत्थान हुआ था। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि हिमालय इस तरीके से था। अब ये तो पूरा का पूरा आपका हिमालय आ गया, और यहाँ से क्या शुरू हो गया, का गंगा का मैदान शुरू हो गया। लेकिन बीच में ये जो गहरा गड्ढा है ये क्या है आपका,
इस तरीके की स्थलाकृति को बोला जाता है जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति जिसे कहते हैं। अब ये भूसन्नति क्या करती है कि हिमालय के ऊपर से खूब सारी नदियाँ आती हैं, नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है, निक्षेप लेके आती हैं, डिपोजिशन लेके आती है। अब वो डिपोजिशन क्या करते हैं, धीमे धीमे नीचे जमना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर और निक्षेप आएंगे तो नीचे वाले निक्षेप दबना शुरू हो जाएंगे और एक कठोर परत के रूप में जम जाएंगे। धीमे धीमे क्या होगा कि ये सारे निक्षेप भरना शुरू हो जाएंगे और एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, एक फ्लैट मैदान के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि ये बिल्कुल बराबर हो गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हमेशा से ऐसा था, जबकि ऐसा नहीं था। जियोसिंक्लाइन के अंदर क्या होते हैं, निक्षेप होते हैं, डिपोजिशन होते हैं और डिपोजिशन की वजह से बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, हज़ारों सालों से यहाँ से नदियाँ आ रही थी, हज़ारों सालों से इन्होंने अपना निक्षेप डाला। नदियों के साथ में जो मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे खेती करेंगे तो बहुत अच्छी खेती होगी। इस वजह से गंगा का मैदान, अब ये भी गंगा का मैदान में ही काउंट होता है पूरा का पूरा, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, मैदानी इलाका बन गया। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि भारत में यूपी हो गया आपका, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पंजाब, आपके उत्तराखंड देख लीजिए, या फिर हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। वहाँ पे खेती अच्छी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों सालों से नदियाँ जो निक्षेप ला रही थी वो इकट्ठा हुई है, तो यहाँ पे हज़ारों सालों से बहुत फर्टाइल मिट्टी आ रखी है। इस वजह से ये बहुत उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। ठीक है, टेथिस सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है, सीधी सी बात है। ये आपका लॉरेशिया हो गया, ये आपका गोंडवाना लैंड हो गया और बीच में आपके टेथिस सागर का निर्माण हो गया पूरा का पूरा। हिमालय पर्वतमाला उत्तर विशाल मैदान थार के मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा गंगा का मैदान है, उत्तरी उत्तर भारत का मैदान है और थार का मरुस्थल है, वो सब किसका भाग है, टेथिस सागर का भाग है। इस वजह से आज भी आप देखेंगे कि अगर आप में से कोई राजस्थान के, तो आप कभी भी जैसलमेर या बाड़मेर या किसी भी मरुस्थल वाले इलाके में जाएंगे थार के, तो वहाँ पे आपको आज भी थार के मरुस्थल में बहुत बार आपको शंख वगैरह देखने को मिल जाते हैं। या फिर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि थार के मरुस्थल में मछलियों के अवशेष मिले। मछलियाँ भी कौन सी, जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाई जाती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि थार के मरुस्थल में मछलियाँ हो सकती है जब पानी है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में जब टेथिस सागर बना था तो आपका जो थार का मरुस्थल था वो क्या था, उस टेथिस सागर का निचला क्षेत्र था, बिल्कुल तल वाला इलाका था और इसके ऊपर पूरा का पूरा टेथिस सागर था। तो समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जैसलमेर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत वगैरह, ये जो भी थार के मरुस्थल का भाग है, ये एक ज़माने में क्या था, टेथिस सागर के नीचे तल वाला इलाका था। इस वजह से यहाँ पे शंख मिलते हैं, मछलियों के हड्डियों के अवशेष मिलते हैं कि उस ज़माने की वो निक्षेप हो रखे हैं और वो आज अब निकलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो टेथिस सागर ये था आपका। इसके बाद में पैंथालासा। पैंथालासा क्या है, तो अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। सारे महासागरों को, महासागर कौन कौन से हमारे आज की डेट में अगर अपन देखें तो पैसिफिक ओशियन है जिसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका अटलांटिक ओशियन है जिसे हम अंध महासागर बोलते हैं। फिर आपका इंडियन ओशियन है जिसे हम हिंद महासागर बोलते हैं। और लास्ट में आपका कौन सा आ गया, आर्कटिक ओशियन आ गया जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो कितने हैं ओशियन हमारे, 4 ओशियन हैं। इन चारों ओशियन को अगर आप मिला दो तो किसका निर्माण होगा, पैंथालासा का निर्माण होगा। पैंथालासा का मौलिक और मूल महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, क्योंकि सीधी सी बात है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो पैंथालासा का बड़ा भाग कौन सा है, प्रशांत महासागर का ही भाग है। इसके बाद में देखिए, अब हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देख लिया है। इसमें हमने देख लिया राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो उत्पत्ति कैसे हुई थी भाई, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड वाला, पैंथालासा, पैंजिया, सब कुछ अपन ने देख लिया। अब हम देखते हैं राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है, तो राजस्थान की उत्पत्ति में 2 भागों से हुआ है। कौन कौन से, गोंडवाना लैंड, इसका निर्माण पहले हुआ, प्राचीन भाग। इसमें राजस्थान के 2 भाग आते हैं। अब अगर राजस्थान को हम ऐसे एक बार के लिए रफ डायग्राम में समझे कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान में ऐसे देखेंगे तो 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम भौतिक प्रदेश नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश कितने, राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से, तो पहला भौतिक प्रदेश आ गया थार का मरुस्थल। ठीक है, दूसरा भौतिक प्रदेश आ गया अरावली। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा आ गया आपका, जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे इस तरीके से, तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा आ गया,
मैदानी इलाका, मैदानी इलाका कौन सा, जो नदियों के द्वारा निर्मित है। तो ये पूरा का पूरा तीसरा भौतिक प्रदेश आ गया। और चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा आ गया, पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार बोलते हैं। तो चार भौतिक प्रदेश है, इन चारों को मिला दे तो किसका निर्माण होता है, हमारे राजस्थान का निर्माण होता है। तो अगर मुझे राजस्थान का निर्माण देखना है तो क्या मैं इन चारों का निर्माण देख लूँ? अगर चारों का निर्माण मुझे पता चल जाएगा कि थार का मरुस्थल कैसे बना, अरावली कैसे बना, मैदानी इलाका कैसे बना और पठारी क्षेत्र कैसे बना, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। अब ये कह रहा है कि राजस्थान के दो भागों की उत्पत्ति किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से। तो राजस्थान के वो दो कौन से भाग है जिनका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है? तो पहला तो है अरावली प्रदेश और दूसरा है हाड़ौती प्रदेश। तो एक तो आपका ये पठारी प्रदेश आ गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला ये पूरा बेल्ट, और दूसरा आपका अरावली प्रदेश। इन दोनों का निर्माण तो हुआ है गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है हमारा टैथिस सागर का निर्माण। इसका निर्माण बाद में हुआ है, नवीनतम भाग है। सीधी सी बात है भाई, गोंडवाना लैंड तो पहले बन गया था और फिर उसके बाद में टैथिस सागर का निर्माण भी हुआ है। तो इसमें राजस्थान के दो भाग उत्पत्ति हुए, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। तो ये जो आप थार का मरुस्थल देख रहे हैं और ये जो मैदानी प्रदेश देख रहे हैं, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है, आपके टैथिस सागर से। सीधी सी बात है, टैथिस सागर देखो इस तरीके से होगा, पानी से भरा हुआ होगा, नीचे कैसा एरिया होगा, समुद्र के निचला भाग तो एकदम मैदानी रूप भी होता है। अब राजस्थान में मैदान, और मैदान में क्या होती है, खूब सारी मिट्टी होती है। आपने देखा होगा अगर कभी मूवीज़ वगैरह में, वीडियोस में, समुद्र के नीचे क्या होती है, खूब सारी मिट्टी होती है। तो राजस्थान में मिट्टी कहाँ है सबसे पहले, तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, थार के मरुस्थल में। दूसरा, ये मिट्टी किस पर है, मैदान के ऊपर है। तो मैदान कौन सा है राजस्थान में, तो ये वाला मैदानी प्रदेश हो गया। तो ये दोनों स्थलाकृति किससे बनी है, आपके ये दो आपके जो भौतिक प्रदेश है ये किससे बने, टैथिस सागर से। तो रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कहीं भी अंगारा लैंड का नाम नहीं आया या लॉरेशिया का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया था कि लॉरेशिया की तो एक ही चीज़ है इंडिया के अंदर, और वो भी कौन सी है, ट्रांस हिमालय। बिल्कुल उत्तर में जाएंगे तो ट्रांस हिमालय ही एक ऐसा भाग है जो आपके अंगारा लैंड या लॉरेशिया से बना है। बाकी सब कुछ या तो गोंडवाना से बना है या फिर टैथिस सागर से बना है। कि राजस्थान बना कैसे, राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश कैसे बने थे, सब कुछ हमने देखा। टैथिस सागर, अंगारा लैंड, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, सब कुछ देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। सबसे पहले तो राजस्थान है कहाँ पे, भारत के संदर्भ में देखेंगे, विश्व के संदर्भ में देखेंगे। फिर राजस्थान का विस्तार कितना है, तो विस्तार हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, देशांतरीय विस्तार, सब चीज़ें देखेंगे कुल मिला के। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अब सबसे पहली बात ये बताइए मुझे कि उपमहाद्वीप क्या होता है। यहाँ पे महाद्वीप भी तो लिख सकते थे, और अगर महाद्वीप लिखते तो क्या सही होता कि भारत वाकई में कोई महाद्वीप है क्या? भारत तो महाद्वीप नहीं है, भारत तो एशिया के अंदर आता है। एशिया महाद्वीप है, भारत तो सिर्फ एक देश है। तो उपमहाद्वीप क्या होता है, तो कोई भी आप में से जो भी जानता है वो आप कमेंट में करेंगे कि उपमहाद्वीप का मतलब होता क्या है। ठीक है, और भारत कैसे एक उपमहाद्वीप है, और अगर भारत वाकई में उपमहाद्वीप है तो भारत के उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। ठीक है, उनके नाम भी ज़रूर लिखिएगा। तो भारत के उपमहाद्वीप में राजस्थान कहाँ है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे, जैसे ये रहा। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया रफ, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान है, ये पूरा इंडिया है। अब ये इंडिया को मैं अगर बीच में से ऐसे दो लाइन के अंदर डिवाइड कर लूँ, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भारत कहाँ है, सबसे पहले तो अगर नॉर्थ साउथ में देखेंगे तो नॉर्थ में है, और ईस्ट और वेस्ट के अंदर देखेंगे तो वेस्ट के अंदर है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, उत्तर पश्चिम। फिर देखिए राजस्थान की ग्लोब में स्थिति, ग्लोब आप देखते हैं आपके कॉलेज वगैरह में, स्कूल में, क्लासरूम में, घर पे भी ग्लोब होगा आपके। ठीक है, ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। हम कहाँ हैं, अगर ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेंगे, कौन करता है, 0 डिग्री इक्वेटर करती है। अब इक्वेटर के हम कहाँ हैं, नॉर्थ के अंदर है, इक्वेटर से हम थोड़े उत्तर की तरफ हैं। और देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय मतलब अगर पृथ्वी को बीच में से खड़ी रेखा के रूप में काट दे, जिसे हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा ये कैसी है, ये लाइन है, ये अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो अक्षांश में तो हम देखेंगे तो हम कहाँ हैं, उत्तर में। देशांतर में देखेंगे तो हम कहाँ हैं, पूर्व के अंदर हैं। तो देशांतरीय दृष्टि से हम कौन से गोलार्ध में हैं, पूर्वी गोलार्ध में हैं। अर्थात राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्वी में है। ध्यान रखना, भारत के तो हम उत्तर पश्चिम में हैं और पृथ्वी के हम उत्तर पूर्व में हैं।
अब ये पूरा का पूरा हमारा अगर पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है आपकी, ठीक है। और ये 0 डिग्री जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ध्यान रखना ये पूरा सर्कल होता है, अक्षांश हमेशा पूरे वृत्त होते हैं, देशांतर कभी भी वृत्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक रेखा होती है, सिर्फ इधर इधर होगी। पीछे की साइड में अगर अपन जाएंगे 3D के अंदर इमेजिन करेंगे तो वो अलग होगी, वो 360 डिग्री हो जाएगी। तो ध्यान रखना अक्षांश पूरे वृत्त होते हैं और देशांतर पूरा वृत्त नहीं होता है। तो ये कहाँ आ गया, आपके उत्तर और पूर्व में आ गया ग्लोब के पर्सपेक्टिव से। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में अगर अपन देखेंगे इस तरीके से, तो एशिया महाद्वीप में हम कहाँ हैं, इस तरीके से अगर अपन देखें तो एशिया में हम कहाँ हैं, दक्षिण में है, और दक्षिण में भी कहाँ है, पश्चिम के अंदर है। तो ये एशिया महाद्वीप को बीच में से अगर मैंने काट दिया तो हम कहाँ हैं, दक्षिण के अंदर है, और दक्षिण में भी कहाँ है, पश्चिम में, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक है। अब है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अभी तो हमने एक रफ आइडिया लगाया कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है, ये सब चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति कहाँ है। भौगोलिक स्थिति में हम देखिए पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज़, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी में कोई भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए, कोई भी चीज़ कहाँ है, आज की डेट में तो हमारे पास गूगल मैप वगैरह है, पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, रेखाएं बनाते थे। अब जो ये रेखाएं होती थी ये दो तरीके की होती थी, एक होती थी आड़ी रेखा और एक होती थी खड़ी रेखा। जो इस तरीके की रेखा होती थी इसे बोला जाता था अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरीके की खड़ी रेखाएं होती थी इनको बोला जाता था देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये होगी देशांतर रेखाएं। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले पृथ्वी को बीच में से बांटते थे, तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और भी खूब सारे नाम होते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, उत्तर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते हम लास्ट में जाके कहाँ आ जाते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ में। ऐसे ही दक्षिण में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते हम कहाँ आ जाएंगे, 90 डिग्री साउथ के अंदर। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 0 के उत्तर में 90 और 0 के दक्षिण में 90। तो 90 और 90 कितने हो गए, 180, और प्लस 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश रेखा है, ये तो सबसे बड़ा व्रत है, तो इसको भी क्या करेंगे, तो +1 करेंगे। इसमें 0 को भी काउंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री भी एक रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो इसको करेंगे तो टोटल अक्षांश कितने हो गए हमारे, 181 हो गए, ठीक है। वैसे ही देशांतर क्या होता है, अब ये तो ध्यान रखना, अब ये तो यहाँ पे डायग्राम 2D के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो 2D में तो मैं सिर्फ ये वाली साइड बता पा रहा हूँ, इसके जो पीछे साइड है उसको तो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। तो अक्षांश ध्यान रखना ऐसे पीछे से घूम के फिर से वापस आएगी। तो अगर ये पृथ्वी है हमारी, तो ये 0 डिग्री जो दिख रही है आगे से तो ऐसे दिख रही है, और पीछे से घूम के वापस इस तरीके से आएगी। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, 0 डिग्री, मतलब एक अक्षांश इतना है। फिर इसके ऊपर वापस 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे पूरा घूमेगा ये इसके चारों ओर। तो ये कहलाता है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तार ज़्यादा है, या यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तार ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं अक्षांशीय तो कितना है, 7 डिग्री ही है, लेकिन देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री है। तो ध्यान रखना राजस्थान जो है पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दूरी है और उत्तर से दक्षिण में थोड़ी कम दूरी है, ठीक है। अब ये पूछ लेगा कि कितनी क्या दूरी है, कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कोणा गांव गंगानगर तहसील, उत्तर वाला गांव कौन सा है, सबसे अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है, तो वो कौन सा है, कोणा गांव, जो कहाँ पे गंगानगर तहसील में है। से बोरकुंड सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा, और दक्षिणतम कौन सा है, बोरकुंड है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कुंड। इसको एक निमोनिक से ध्यान रखना, मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसे ध्यान रखता था इसको, कि कुंड जो होता है, कुंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं। तो कुंड कैसा होता है, बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो गहरा कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है। तो ध्यान रखना नीचे तो कौन सा है, बोरकुंड गाँव है। तो बोरकुंड कहाँ है, दक्षिण में है, बांसवाड़ा के अंदर। वैसे कभी कभी वैसे इतने बेसिक नहीं पूछते हैं आज की डेट में, बट स्टिल पूछ ले तो आप ध्यान रखना है। अच्छा, पूर्व से पश्चिम कितनी है भाई लंबाई, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 869 किलोमीटर है। राजस्थान में अगर अपन जैसलमेर से धौलपुर अगर आप जाना चाहोगे तो कितने किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा आपको, 869 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पश्चिम में गांव कौन सा है, तो सबसे पश्चिम में जैसलमेर का गांव है सिलावट गांव, ठीक है। ये सिलावट गांव, सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर, सॉरी ये है आपके पूर्व वाला गांव, सॉरी ठीक है।
ये आपका कौन सा है, धौलपुर का। सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, तो धौलपुर का सिलावट गांव है। और जैसलमेर का अगर सबसे पश्चिमी गांव पूछे तो वो है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर के अंदर, सबसे पश्चिम में ये गांव है। ठीक है, अब एक बार इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये एक डायग्राम बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्वी देशांतर। तो ध्यान रखना पीछे पूर्वी देशांतर आपको लिखना है, पूर्वी देशांतर नहीं लिखा तो ये पश्चिम भी हो सकता है, तो हम दूसरी साइड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लगाना है, ईस्ट लगाना है, और यहाँ भी क्या ईस्ट लगाना है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर लिख दिया है तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, वरना आपको शॉर्ट फॉर्म में ई लगाना है। ठीक है, फिर सबसे पश्चिम में गांव कौन सा है, कटरा गांव है, सम तहसील है जैसलमेर के अंदर। सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, सिलाना गांव, राजखेड़ा गांव, धौलपुर के अंदर है। सबसे उत्तर में गांव कौन सा है, कोणा गांव है, श्री गंगानगर के अंदर। और दक्षिण में कौन सा है, बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान की उत्तर से लेके दक्षिण वाली लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से लेके पश्चिम में लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। कभी कभी आपसे इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व के पश्चिम में कितना फ़र्क है, तो ध्यान रखना 43 किलोमीटर का ही फ़र्क है। इस वजह से दिखने में हमें लमसम ये एक जैसा ही दिखता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक जितना ही बड़ा है राजस्थान, लेकिन ध्यान रखना हम बेयर आइज से 43 किलोमीटर का डिफरेंस देख नहीं पाते, इस वजह से हमें पता नहीं चलता है, वरना 43 किलोमीटर का फ़र्क है। ये 43 किलोमीटर ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आजकल विकर्णों की लंबाई भी पूछने लग गए। बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को ये बेसिक चीज़ें तो आजकल याद रहती ही हैं, इसमें तो लोगों को रट रखा है उन्होंने। तो अब एग्जामिनर सोचता है कि कैसे नए क्वेश्चन बनाए जाए, तो अब वो विकर्णों की लंबाई भी पूछता है कि अगर ये दूरी, ये दिशा कौन सी होगी, तो उत्तर, और उत्तर में कौन सी है, पूर्व। उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान की क्या लंबाई है, तो 784 है। और वैसे ओपोजिट देखें तो ये वाली लंबाई कितनी है, तो 850 किलोमीटर है। ठीक है, तो विकर्णों की लंबाई भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कौन सी है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो 850 किलोमीटर। अगर राजस्थान ऐसे है तो ये वाली दूरी कैसी है अपनी, 850 है। विकर्ण की लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अगर ये राजस्थान ऐसे है तो ये वाली जो दूरी होगी ये कैसी होगी, 784 किलोमीटर है। और उसके बाद में विकर्णों की लंबाई में चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 66। इन दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो कितना है, 66 किलोमीटर। ये भी अगर आपको याद रहे तो ध्यान रखना, ये नया सवाल बन सकता है, क्योंकि हर कोई इंसान ये 43 किलोमीटर तो करके जा ही रहा है, ये 66 किलोमीटर वाला भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में राजस्थान के अंतिम बिंदु, तो राजस्थान के अंतिम बिंदु अभी अपन ने देख लिया, कोणा गांव गंगानगर उत्तरी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है, पूर्वी बिंदु सिलावट सिलाना राजखेड़ा धौलपुर है, और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर है। राजस्थान में सिलाना धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है, जबकि कटरा गाँव जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, अगर ये पृथ्वी है, हमें पता है कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो हमें पता है कि सूरज कहाँ से उगता है, यहाँ से उगता है, तो सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ पड़ेगी, जो सबसे पूर्व में होगा, तो सबसे पूर्व में कौन सा है हमारा, सिलावट सिलाना गांव, या फिर ऐसे समझ लीजिए धौलपुर सबसे पूर्व में। तो सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होगा, धौलपुर के अंदर होगा। अब सूर्योदय सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है, तो सूर्यास्त भी सबसे पहले यहीं पे होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बेसिक है। ठीक है, राजस्थान में सबसे पूर्व स्थान सिलाना गांव, सबसे पश्चिम में कटरा गांव। सूर्योदय में 36 मिनट का फ़र्क आता है, लमसम 36 है, वैसे देखें तो 35 मिनट और 8 सेकंड रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कितना फ़र्क है, 36 मिनट का फ़र्क है। आप देखिए करीब करीब आधे घंटे का फ़र्क है, मतलब आधे घंटे पहले धौलपुर में सूर्योदय हो जाएगा, तब तक जैसलमेर के अंदर अंधेरा ही रहेगा। और यहाँ पे आधे घंटे पहले सूर्यास्त हो जाएगा, तब तक आधे घंटे बाद में यहाँ पे सूर्यास्त होगा। तो इतना फ़र्क है, 36 मिनट का फ़र्क है। एक मोटा मोटा आइडिया ध्यान रखना, आप पहले आधे घंटा याद करना, कभी भी कोई भी फैक्ट को याद करो तो पहली बार में उसको पिन पॉइंट याद करने की कोशिश नहीं करें। अब 36 मिनट दिया है तो पहले तो ये याद करिए कि अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो मुझे आधे घंटे का समझना है कि आधे घंटे था, फिर आधे घंटे में ऊपर कितने हैं, 6 मिनट है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। राजस्थान के उत्तर दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में प्रतिच्छेदित करती हुई जाती है। इस प्रकार नागौर राज्य का मध्यवर्ती जिला है। अब ये क्या कह रहा है कि ये वाली लाइन जो है
या फिर ये वाली लाइन भी कह सकते हैं। ये दोनों लाइनें कहाँ पे क्रॉस करती है, तो ये वाली जो जगह है ये कौन सी है आपकी, नागौर जिला है। इस वजह से ये कैसा है आपका, मध्यवर्ती गांव है, ध्यान रखना। ये कौन सा है आपका, मध्यवर्ती गांव है राजस्थान का। तथा मध्यवर्ती गांव मेड़ता तहसील का लामपोलाई, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, गगराना नागौर। अगर लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है ये वाली लाइनें, अगर उस हिसाब से देखिए तब तो है लामपोलाई गांव सबसे बीच में, ठीक है। लेकिन अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार हमने देखा जब राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, तो वो कौन सा निकला है, गगराना नागौर। तो ध्यान रखना, वैसे तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं पूछते हैं ऑप्शन में, बट फिर भी आप ध्यान रखना। नॉर्मली अगर विकर्णों की क्रॉस सेक्शन से देखें कि विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं, तो है लामपोलाई, और सैटेलाइट के अनुसार है गगराना गांव नागौर। आप नागौर ध्यान रखना। फिर इसमें लिखा हुआ है 26 डिग्री 34 मिनट लगभग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है जो जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर से होकर गुजरती हैं। ये कौन सी अक्षांश की बात कर रहे थे कि अगर ये राजस्थान है तो राजस्थान के बीच वाला अक्षांश कौन सा है, तो 26 डिग्री और 34 मिनट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लगभग 27 डिग्री। तो 27 डिग्री क्या आगे लिखना होगा हमें, जैसे उत्तरी लिखा है तो यहाँ पे हम नॉर्थ लिख सकते हैं। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारे राजस्थान को बीच से काटती हैं एक तरीके से देखें तो। और ये गुजरती कहाँ कहाँ से, तो ये जिले याद रहे तो देख लेना, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये 27 डिग्री या 26 डिग्री और 34 मिनट है। इसके बाद में है 74 डिग्री 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह राजस्थान को मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। राजस्थान को अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो बीच में से कौन डिवाइड करता है, 74 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड देशांतर रेखा, ये राजस्थान को बीच से डिवाइड करती है। तो दोनों याद रख लेना, 27 और 74, या फिर 26 याद रखो। तो एक मोटा मोटा आइडिया ध्यान रखना, दोनों कौन सी है, सम संख्या है। तो यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 74 है। ये कहाँ कहाँ से जाती है याद रहे तो ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलोम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है जैसलमेर। जैसलमेर, ये एक बार सवाल शायद आया हुआ है कि जैसलमेर कौन सी डिग्री पे, तो ध्यान रखना शुरुआत कहाँ से होती है पूर्व में, 69 से तो शुरू हो ही रहा है ये आपका। ऐसे देखे तो ये जैसलमेर हो गया आपका, तो 69 30 यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सी गुजरेगी, सीधी सी बात है 70 गुजरेगी। तो इसमें ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन देख के भी बता ही सकते हैं, ठीक है। तो 70 डिग्री कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर से। कर्क रेखा, ये राजस्थान के कुशलगढ़। कर्क रेखा जो है, अब कर्क रेखा क्या होती है एक बार बेसिक समझ लीजिए। ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ पे हम कहते हैं ये है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री क्या करती है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। यहाँ पे एक अक्षांश आती है जिसका नाम होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये साउथ। इसको तो हम बोलते हैं मकर रेखा, और ये हमारी कर्क रेखा होती है। अब ये 23.5 डिग्री क्या है, क्यों बनाई जाती है, तो ध्यान रखना ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सूरज जो होता है, सूरज की किरणें इन क्षेत्रों के बीच में ही सीधी पड़ती है। मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर मैं 1 डिग्री भी चला जाऊंगा, या फिर मान लीजिए 24 डिग्री भी चला गया, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पे क्या होगी, सूरज की किरणें तिरछी पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है उसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में भी। तो ध्यान रखना, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, हमारे राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो यह राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा पर स्थित चिखली गांव से गुजरती हैं, ठीक है। तो दो आ रहे हैं, वैसे तो कुशलगढ़ और बांसवाड़ा दोनों से होकर गुजरती है, बट ध्यान रखना मेजरली कुशलगढ़, अक्सर सवाल एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो आप देखोगे ये राजस्थान है अगर जैसे, तो यहाँ बस यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री तो आ ही गई है, 23.5 डिग्री और 3 मिनट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23.5 डिग्री और 5 मिनट, ये 5 मिनट आ जाएगा, बस इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 3 है और ये आ गया 5, तो ये 5 यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे ये आपके बांसवाड़ा और ये फिर इस तरीके से डूंगरपुर आ जाता है, तो दोनों जिलों से होकर गुजरती है। तो ये वाली जो लंबाई है राजस्थान के अंदर वाली हल्की सी, तो ये कितने किलोमीटर बता रहे हैं, ये 23 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है राजस्थान में, सॉरी 23 क्या 26 किलोमीटर, ठीक है सॉरी। तो ये कितनी आ गई आपके 26 किलोमीटर की। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, जो संपूर्ण राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो पूरा का पूरा राजस्थान देखे तो
कर्क रेखा के नॉर्थ में ही सिचुएटेड है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो हमें पता है कि जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। तो दो जिले कौन कौन से आ जाएंगे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, दो जिले ऐसे हैं जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती। अब मैं जितना उत्तर में जाऊँगा उतनी ही सूरज की किरणें कैसी होती जाएगी, तिरछापन आता जाएगा। तो आपसे ये भी सवाल पूछ ले कि राजस्थान में वो जिला कौन सा है जहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। अब अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं जानता होगा, तब तो उसे लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा तिरछापन कितना है। तो ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, कर्क रेखा से दूर जाना है। राजस्थान का वो जगह जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो कौन सा है सबसे उत्तर वाला जिला, गंगानगर है। हमें पता है गंगानगर और हनुमानगढ़, तो वहाँ पे सूरज की किरणों में तिरछापन सर्वाधिक पाया जाएगा। और सबसे कम कहाँ होगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर होगा। कर्क रेखा सबसे नज़दीकी शहर जिला मुख्यालय कौन सा है, बांसवाड़ा है। कर्क रेखा से सबसे दूर शहर जिला मुख्यालय गंगानगर। तो यहाँ पे तिरछापन सर्वाधिक हो जाएगा, तिरछापन सर्वाधिक है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा, सर्वाधिक सीधी कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछापन कहाँ है, आपके गंगानगर के अंदर। ये जो अभी हमने डिस्कस करा है। कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी, जैसे ये राजस्थान है आपका, इस तरीके से, तो माही नदी कैसे आती है, इस तरीके से आती है। ठीक है, ये उल्टे यू आकार की। अभी अपन आगे जब ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे राजस्थान का, अफवाह तंत्र, तब हम देखेंगे विश्व में बहुत गिनी चुनी नदियाँ हैं जो उल्टे यू आकार की होती है। ठीक है, तो कर्क रेखा इस तरीके से आ रही है, तो कर्क रेखा को एक बार तो यहाँ से काट रही है और दूसरी बार कहाँ से काट रही है, यहाँ से काट रही है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है आपकी, तो वो है माही नदी। ठीक है, माही नदी को क्या कहा जाता है, तो ये है राजस्थान की दक्षिणतम नदी, जंगल की आशा कहा जाता है। ठीक है, उल्टे यू आकार की नदी है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। वन की आशा भी, इसके खूब सारे उपनाम है, अभी हम सब अफवाह तंत्र वाले चैप्टर में देखेंगे। दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा लंबवत जोधपुर में चमकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक सीधा कहाँ चमकता है, जोधपुर में। इस कारण जोधपुर में सौर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावना है। इस वजह से जोधपुर में कौन सा एक सौर ऊर्जा उत्पादन लगा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा भड़ला सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो उस जोधपुर में लगाने के पीछे रीज़न भी यही है, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक सीधापन है, लंबवत किरणें पड़ती हैं। फिर आ गया हमारा कर्क संक्रांति 21 जून। ठीक है, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम को, ये दो कंडीशन हमें देखनी है। ठीक है, पृथ्वी जब यहाँ पे होती है तब तारीख होती है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, और 21 जून को समर सोलिस्टिस बोला जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को हिंदी में हम इसे बोल देंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के आसपास वाला टाइम आ गया ये वाला। ठीक है, संक्रांति जनवरी में होता है, तो करीब करीब दिसंबर कंप्लीट होने आ रहा है, इसे मकर संक्रांति, और इसे हिंदी में बोलते हैं कर्क संक्रांति। कर्क और मकर क्या है, वैसे हम रोज़ाना मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति में होती क्या है, ठंड होती है, सीधी सी बात है। ठंड क्यों होती है मकर संक्रांति में, देखिए ये तो है हमारी यहाँ पे जो बना रखी, ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री उत्तर, और ये वाली जो रेखा दिख रही है ये है 23.5 डिग्री दक्षिण। अभी सूरज की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, 23.5 डिग्री दक्षिण पे पड़ रही है। इस वजह से मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ पे ठंड होती है। क्यों, क्योंकि हम कहाँ रह गए, यहाँ पे रह गए। यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इस वजह से हमारे यहाँ तो होती है ठंड, और मकर संक्रांति पे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो देश है वहाँ पे पड़ती है गर्मी। ऐसे ही इस चीज़ को यहाँ पे आने में लग जाते हैं जैसे 3 महीने, और ये 3 महीने, 6 महीने बाद में कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। अब सूरज की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पे। ये हो गई हमारी 0 डिग्री, ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तर। अब सूरज की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा के ऊपर, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। उस टाइम पे मकर रेखा पे सीधी किरणें पड़ रही थी, इस वजह से इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। तो अब जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी किरणें, तो सीधी पड़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो हमें लगेगी गर्मी। तो इस टाइम पे महीना कौन सा होता है, 21 जून। तो 21 जून में बहुत गर्मी होती है। कारण क्या है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होती है हमारे ऊपर। इस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह उस जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो रही होती है उस टाइम पे, ठंड। तो साल की दो पोजीशन, जो पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर निकालती है, तो दो पोजीशन तो हमने पृथ्वी की देख ली, अब दो बाकी रह गई। इन दो पोजीशन को बोला जाता है इक्विनॉक्स। हिंदी में अभी हम, हाँ, विषुव बोलते हैं इसे। ठीक है, विषुव। दो बार ऐसा होता है कि विषुव वाली कंडीशन होती है, तब ना तो मकर रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है और ना ही कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। तब किसके ऊपर पड़ती है सीधी किरणें,
भूमध्य रेखा पर, ये वाला, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा पे। जब साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है तो उसे बोला जाता है विषुव। और विषुव कब कब आता है, तो ये डेट याद रखना, 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, ये मैं मिटा लेता हूँ इसको, 21 मार्च। तो साल में 2 दिन ऐसे होते हैं या 2 टाइम ऐसा आता है जब सूरज की किरणें ना तो मकर रेखा पे सीधी पड़ रही होती है, ना कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही होती है। कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पे। और वो तारीख होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। तब तापमान ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं थोड़ी बहुत गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि हम कर्क रेखा के नज़दीक रहते हैं। तो ये 4 कंडीशन पता चली। तो यहाँ पे 3 महीना लगता है, ये 3 महीना, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 6, 9 और 3 12। तो ये 12 महीने में एक पृथ्वी पूरा का पूरा चक्कर लगा देती है इस तरीके से। तो ध्यान रखना, 3-3 महीने का गैप है। ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, फिर वापस मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। तो ये आप ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, पर आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी के 2 मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे बोला जाता है रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी अपनी ही जगह पे घूमती है तो उसे बोला जाता है रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब शायद आपको समझ में आएगा। कर्क संक्रांति कब आती है, 21 जून को आती है। ध्यान रखना, कर्क संक्रांति आपसे पूछे कर्क रेखा पे सूरज की किरणें सीधी, मतलब सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून होता है हमारे यहाँ पे, तो 21 जून। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। अब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा। इसलिए हम कहते हैं गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं और रात बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। तो इस दिन क्या होता है, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रात होती है। ध्यान रखना, तो 21 जून अभी गया था थोड़े टाइम पहले, उस दिन सबसे 12 घंटे से भी ऊपर दिन हो जाता है। ठीक है, और सबसे छोटी परछाई बनेगी। परछाई सबसे छोटी क्यों बनेगी, जैसे अगर आप ये यहाँ पे खड़े तो सूरज कहाँ है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, तो परछाई नाम मात्र की बनेगी आपकी, बस यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर सूरज यहाँ या यहाँ होता तो क्या होता, आपकी परछाई इस तरीके से बनती, या फिर यहाँ होता तो परछाई इस तरीके से बड़ी बनती, तो इतनी बड़ी परछाई बनती है आपकी। लेकिन सूरज कहाँ है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, तो सर के ऊपर होगा तो परछाई बनेगी ही नहीं, सबसे छोटी परछाई बनेगी। फिर आता है हमारा मकर संक्रांति, जिसे हम 22 दिसंबर को देख पाते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है, मतलब दक्षिण में चला गया है अभी सूरज। इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ी रात, राजस्थान में ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में उस दिन पे सबसे बड़ा दिन हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, अभी सूरज हमसे बिल्कुल दक्षिण में। तो सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, दिन बहुत छोटा होगा। 22 दिसंबर को आप ध्यान रखना, आप ऑब्जर्व करना, सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। सबसे लंबी बड़ी तिरछी परछाई बनेगी। ठीक है, और ये आ गया अपना इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या था, विषुव। जब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, ना तो कर्क या मकर, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा पे जब सीधी किरणें पड़ेगी, ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं। मतलब ना तो उत्तर में ना दक्षिण में, तो दिन रात कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिन और रात बराबर, 12-12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। यह समय लगभग 21 मार्च से 23 सितंबर को आता है। यह मार्च में आता है तो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले बसंत वर्नल इक्विनॉक्स, अगर ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है तो इसे वर्नल इक्विनॉक्स कहेंगे या बसंत विषुव कहेंगे। और अगर ये सितंबर में आ रहा है तो इसे शरद विषुव या ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। राजस्थान राज्य उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण व शीतोष्ण में स्थित है। बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। अगर आपको जलवायु वगैरह या आपसे ये पूछ ले कि कौन से कटिबंध में है, तो हम उपोष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या है उपोष्ण, तो अभी समझते हैं अपन। ठीक है, ये जैसे पृथ्वी है हमारी। ठीक है, अब देखिए, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इसके पीछे में नॉर्थ लगा दो, नॉर्थ डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ लिख दिया। और ये आ गई आपकी मकर रेखा, इसके पीछे मैं लगा दूंगा साउथ। ठीक है, इस क्षेत्र के बीच वाले भाग को क्या बोला था अपन ने, उष्ण ताप कटिबंध, या ताप रहने दीजिए, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है शीत कटिबंधीय। इनके डिग्री थोड़े याद रखना, 66 डिग्री साउथ लगाएंगे पीछे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये अब इसके बीच, अब राजस्थान की स्थिति कैसी है, राजस्थान की स्थिति ऐसी है यहाँ पे। और बस एक बांसवाड़ा जो है वो थोड़ा सा इसके नीचे जा रहा है। ये देखो, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ये पूरी की पूरी कर्क रेखा है। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कर्क रेखा एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजर रही है। तो कर्क रेखा के पूरा का पूरा राजस्थान उत्तर में स्थित है। ये रहा राजस्थान। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पतंग आकार का राजस्थान बना है।
ये राजस्थान है, बस एक छोटा सा भाग, ये दक्षिण में दो जिले जा रहे हैं छोटे से, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र तो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन अगर पूरे राजस्थान को पूछे तो वो कैसा है, शीतोष्ण ताप कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो राजस्थान ज़्यादातर भाग तो कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन जो दक्षिण में थोड़ा सा दो जिलों का भाग आ रहा है, माही नदी और वो सब, तो वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय भाग है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यही कह रहा है, राजस्थान राज्य उपोष्ण कटिबंध या उष्ण व शीतोष्ण में स्थित है। बांसवाड़ा जिला अधिकांश भाग कहाँ है, उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पृथ्वी एक्चुअल में क्या है अपनी डिग्री पे, 23.5 डिग्री। ये अगर आप एंगल निकालोगे इस तरीके से, तो ये कितने का बन रहा है, ये बन रहा है आपके 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से क्या है ये इस तरीके से। तो ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ। अभी अगर सूरज यहाँ पे होगा तो सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, मकर रेखा पे। सूरज अगर यहाँ पे होगा तो सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पे। ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो इस वजह से क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे भी, दिन की जो अवधि है वो भी निर्धारित होती है। सूरज की किरणें अगर भूमध्य रेखा पे सीधी चमकेगी तब तो होगा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण में जाएंगे तो दिन और रात की अवधि, ध्यान रखना, बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे उत्तर में जा रहे, देखो 12 घंटे से ये हो गए 13.5 घंटे, फिर हो गए 14 घंटे 48 मिनट, और फिर बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। मतलब दिन की सबसे सर्वाधिक अवधि कहाँ है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पे है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर अपनी अक्ष पे पूछे तब तो डिफरेंस कितना है, 23.5 डिग्री का है। लेकिन अगर इसकी ये एक्सिस से अगर हम देखें तो ये कितना है डिफरेंस, 66 डिग्री का है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ द अर्थ से अगर अपन देख रहे हैं एंगल तब तो 66 का है, और अगर अपन वर्टिकल एक्सिस से अगर इसका देख रहे हैं तो वो है 23.5 डिग्री का इंक्लाइनेशन। तो ये देखिए, अभी ये है आपकी 0 डिग्री, ये आ गई आपकी मकर रेखा, और ये आ गई आपकी कर्क रेखा। अब देखो सूरज की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी, सीधी सी बात है कर्क रेखा पे। यहाँ पे तो कैसी पड़ रही है, तिरछी किरणें पड़ रही है। जब तिरछी किरणें पड़ेगी तो यहाँ पे तो होगी टेम्परेचर कम, और सीधी किरणें पड़ रही है यहाँ पे होगा टेम्परेचर ज़्यादा। तो इस टाइम पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे होती है आपके ठंड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे डायग्राम है, ये इसीलिए मैंने इंक्लूड करा है कि सिर्फ आप रटेंगे नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लिया अगर आपने तो फिर कभी भी आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि डायग्राम से अगर आपने समझ लिया है तो फिर ये थ्योरी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर आप चाहे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो कहीं से भी आप पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ है, आप थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी से नहीं भी हैं तब भी आपको ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और रह गया, तो इसको अपन देख लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये हमेशा ही हम बोलते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर या फिर वर्ग मील में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब वर्ग किलोमीटर क्या है कि लोग बहुत स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो अब ये वाला तो सबको ही याद हो गया, तो ये तो अब एग्ज़ाम में पूछते ही नहीं है। अब एग्ज़ाम में पूछते हैं वर्ग मील के अंदर। तो वर्ग मील में कितना हो गया, तो 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, तो ध्यान रखना मील ज़्यादा होता है 1 किलोमीटर से। यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41%। आफ्टर ऑल हमें पता है राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो कितना एरिया कवर करता है पूरे भारत का, 10.41%। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। विश्व की कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है, 2.42%। पूरे विश्व का अगर अपन देखें तो हम कितना एरिया कवर करते हैं, 2.42, अच्छा खासा रेशियो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे भारत में तो हम देखेंगे तो 10.41, और विश्व में देखेंगे तो विश्व का हम कितना एरिया कवर करते हैं, 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है, अच्छा सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, सॉरी सॉरी, ये भारत का है आपके। ठीक है, भारत का योगदान कितना है, 242। तभी मैं सोचूं इतना कैसे हो सकता है राजस्थान का, तो भारत का योगदान कितना है, 242। लेकिन अगर राजस्थान का पूछे तो वो कितना है, 0.25%, सॉरी। ठीक है, ये हो गया 0.25%, तो राजस्थान का 0.25। तो विश्व में और भारत के अंदर पूछे तो 10.41% है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कॉन्गो रिपब्लिक देश,
एक कॉन्गो देश है उसके बराबर पड़ता है, ठीक है। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि आज भी लोगों को ये सारे याद नहीं हुए हैं फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग है, ध्यान रखना लगभग कितना है, उसका कितना है, कॉन्गो का भी कितना है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, और हमारा भी कितना है, 3.42। बस लास्ट इन 3 डिजिट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल बराबर है, ठीक है। वे देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, ऐसे देश जो राजस्थान के लगभग बराबर है, कौन कौन से, कॉन्गो रिपब्लिक है, पोलैंड है, ठीक है, वियतनाम है, फिनलैंड है, जर्मनी है, जापान है और नॉर्वे। तो ध्यान रखिए, जापान जो हम देश का नाम सुनते हैं, जर्मनी सुनते हैं, फिनलैंड सुनते हैं, नॉर्वे, वियतनाम, ये सारे राजस्थान के बराबर देश है। तो सोचिए हकीकत में वो कितने छोटे देश हैं, मतलब सिर्फ एक राजस्थान जितने हैं वो, अगर एरिया वाइज देखें क्षेत्रफल के हिसाब से। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान से थोड़ा सा छोटा है। जापान देखो, ये जापान कितना है, 3.77 लाख किलोमीटर है, ठीक है, 3.77, और हम कितने, 3.42। तो बस जापान से थोड़ा सा ही छोटा है, इंग्लैंड से दुगना है, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना, इसराइल से 17 गुना बड़ा है। अभी इसराइल का युद्ध चल रहा था, इसराइल और गाज़ा का चल रहा था, उसके बाद इसराइल और ईरान का चल रहा है। तो इसराइल से हम कितने बड़े हैं, 17 गुना बड़े हैं। तो सोचिए इसराइल कितना छोटा सा देश है, शायद हमारे ज़िले के जितना हो सकता है अगर हम कोई पर्टिकुलर ज़िला उठाए तो इसराइल इतना छोटा सा देश है, ठीक है। फिर भी आप देखिए इसराइल अभी भी जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जबकि उसके पास क्षेत्रफल के नाम पे हमारे राजस्थान से भी 17 गुना छोटा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ये सारे फैक्ट्स ज़रूर याद रखना, आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं।